आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम के चैप्टर 1 से, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या नाम है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फेसेस कितने कितने हैं। जैसे तुम्हारी लाइफ का भी एक फेस चल रहा है ना अभी, और तुम उस फेस में भी सब कुछ तहस नहस करने में लगे पड़े हो। शांति से यहां पे ध्यान दो। ठीक है, एक चैप्टर 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4-5 PYQs मैं करवाऊंगा, 5 नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये चैप्टर खत्म। फिर चलेंगे अगले पे। क्लियर है? हो सकता है तुम्हें ट्यूशन में ना समझ में आओ, क्लास में ना समझ में आया हो, अपने अपने यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले दिया हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। भाई देखा जाए ना, ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स की वजह से और बढ़ती हुई वांट्स की वजह से ना हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, हमने उसको एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बना दिया। ठीक है, क्योंकि आप ना दिन पे दिन आपकी जो ह्यूमन वांट्स थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने तुम्हारे प्रोडक्शन प्रोसेस को, की चीजें जो हम बना रहे हैं ना, उसको कंटिन्यूटी बनाए ना, उसको कंटिन्यू प्रोड्यूस करें ना, तभी लोगों की जो वांट्स है वो क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को, ठीक है, बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत थी? हमें जरूरत थी फैक्टर सर्विसेज की। ठीक है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत थी, जिसमें आते हैं हमारे लैंड, फिर आता है लेबर, देन आता है कैपिटल, और उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों की जो फैक्टर सर्विसेज होती है, ठीक है, उनको कंबाइन करके, ठीक है, उनकी फैक्टर सर्विसेज और फॉर्म को कंबाइन करके हमने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। क्लियर है ये चीज? और देखा जाए इसके कुछ की पॉइंट्स थे। अब कौन कौन से की पॉइंट्स है? पहली चीज कि फर्म क्या करेगी, फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी, लेकिन किसकी मदद से करेगी? ठीक है, ये करेगी फैक्टर सर्विसेज की मदद से, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की मदद से फर्म क्या करने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने वाली है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास, जब ये फैक्टर सर्विसेज का यूज करेगी, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज का यूज करेगी, तो आप अगर किसी से काम लेते हो तो उसको पैसा भी तो देना होता है। आपको क्या देना है? पैसा देना है। फर्म ने क्या किया, फैक्टर प्रोडक्शन से सर्विसेज लेके अपने गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए। ठीक है, उसके बदले फर्म इनको क्या देगी? फर्म इनको देगी पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट देगी, जिसको फैक्टर पेमेंट बोला जाता है। और वो किस फॉर्म में मिलती है? ये मिलती है रेंट, उसके बाद इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस की फॉर्म में। ठीक है, तो देखा जाए आपने फैक्टर प्रोडक्शन का यूज किया, उनकी सर्विसेज ली, और उसके बदले उनको क्या दी? फैक्टर पेमेंट दी। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीजें जब दे दी, तो तीसरी चीज क्या हुई है, अब ये जो आपके फैक्टर सर्विसेज है, मतलब बेसिकली फैक्टर सर्विसेज दे कौन रहा है? हाउस होल्ड देते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन के मालिक वही है, हाउस होल्ड फैक्टर प्रोडक्शन के मालिक है। ठीक है, फर्म उनके पास जाती है, उनसे फैक्टर सर्विसेज मांगती है। किस लिए? गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। उसके बदले फर्म उनको क्या करती है? पेमेंट करती है, और उससे आया हुआ पैसा, यहां पे जो हाउस होल्ड है, जब उसको पैसा मिल गया, ठीक है, तो वो इसको क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करेगी। किस फॉर्म में खर्च करेगी? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में खर्च करेगी। तो जब फर्म पैसा देती है फैक्टर हाउस होल्ड को, ठीक है, उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले, तो उसको फैक्टर पेमेंट बोला जाता है। और देखा जाए, जब हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए वही पैसा खर्च कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इस पूरे सर्कल से ना हमें ये चीज पता लगी कि जो चीज जहां से स्टार्ट हुई है ना, वो आके वहीं खत्म हो रही है। फर्म ने सबसे पहले पैसा दिया किसको? हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने वापस कर दिया किसको? फर्म को। ठीक है, तो जो चीज जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पे आके खत्म हो रही है। इसी का मतलब होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है ये चीज? ठीक है, जैसे देखा जाए, फर्म ने क्या किया, फर्म ने हाउस होल्ड को बोला कि आप हमें अपनी क्या दोगे? सर्विसेज दोगे। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी इसको, और देखा जाए फर्म ने इसको क्या दे दिया? फैक्टर पेमेंट दे दी। ठीक है, तो ये पैसा यहां से इधर आया हाउस होल्ड के पास, और वापस से हाउस होल्ड क्या करेगा? इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। और देखा जाए, जितना पैसा उन्होंने दिया, 1000 रुपए अगर फैक्टर सर्विसेज के बदले मिले थे फैक्टर पेमेंट के रूप में, किसको? हाउस होल्ड को, तो ये उन्होंने वापस कर दिए। ठीक है, ये उन्होंने वापस कर दिए उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा कि फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। भाई बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ना 3 फेसेस हैं। ठीक है, पहला फेज क्या है आपके पास? पहला फेज आपके पास आता है भाई जनरेशन फेज। क्या आता है? जनरेशन फेज। उसके बाद हमारे पास अगला क्या आता है? हमारे पास अगला आता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज।
और लास्ट हमारे पास क्या आएगा, डिस्पोजल फेज। क्या आता है, डिस्पोजल फेज। तो बेसिकली हमारे पास 3 फेसेस हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। अगर मैं आपको जनरेशन फेज के बारे में बताऊं तो यहां पर फर्म क्या करती है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कराती है। किसकी मदद से कराती है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज का यूज करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वो बना लेती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जनरेशन फेज बोला जाता है। यहां पर उन्होंने अपनी इनकम जनरेट कर ली है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को बना के। अब देखा जाए यहां पर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए, इनके इसको बनाने में जिसका यूज किया आपने, अब उनको क्या दोगे, उनके लिए उनको पैसा भी तो दोगे। आपने किस किस का यूज किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का, 4 चीजों का यूज किया है, ठीक है। और ये चारों चीजें थी किसकी, ये थी भाई हाउस होल्ड की। अगर हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू आपके गुड्स एंड सर्विसेज बनवा दिए, अब आप उसके बदले उनको क्या दोगे, फर्म देखा जाए हाउस होल्ड को क्या देगी, फैक्टर पेमेंट देगी, ठीक है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, यहां पर फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड को उनकी फैक्टर सर्विसेज लेने के बदले उन्हें क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। किस फॉर्म में देती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर चीजें क्या हो गई, यहां पर इनकम बट गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला जाता है। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में देखा जाए हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा, ठीक है। फर्म ने क्या किया, हाउस होल्ड को दिए, क्या दिए, फैक्टर पेमेंट दिए। किसके बदले दिए, इसकी सर्विसेज लेने के बदले दिए। अब डिस्पोजेबल फेज की अगर बात करें तो यहां पर जो इनकम रिसीव हुई, इस हाउस होल्ड को जो पैसा रिसीव हुआ है वो फर्म क्या करेगी, ये हाउस होल्ड करेगा, इसको दे देगा, ठीक है। किस फॉर्म में देगा, अब देखा जाए हाउस होल्ड भी एक ही है हमारे पास, फर्म भी एक ही है, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, कि पूरी इकोनॉमी में एक ही हाउस होल्ड है और एक ही फर्म है। जब इसको गुड्स एंड सर्विसेज बनवाने होंगे तो ये इसके पास जाएगी, और जब इसको कुछ लेना होगा तो वो इसके पास जाएगी। तो जब इन्होंने 1000 रुपए दिए इनकी सर्विसेज के बदले, तो हाउस होल्ड ने क्या किया, यही 1000 रुपए किसको दे दिए, फर्म को वापस कर दिए इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो पैसा खर्च करते हो उसे क्या बोला जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्लियर। तो यहां से पैसा आया और यहां से वापस चला गया, तो देखा जाए जितना पैसा मिल रहा है उतना ही जा रहा है, यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जहां तक मैं जानता हूं अब तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है और उसके फेसेस क्या है। जनरेशन फेज में चीजें प्रोड्यूस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चीजें बढ़ती हैं, मतलब इनकम बांटी जाती है। किसको, कौन किसको देता है, फर्म को हाउस होल्ड दे रही होती है उनकी फैक्टर प्रोडक्शन की सर्विसेज के बदले, फैक्टर पेमेंट। और देखा जाए ये डिस्पोजल फेज जिसमें ये लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड उसी फैक्टर पेमेंट को, वो जो इनकम उन्होंने अर्न करी है उसी को वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू किसको दे देते हैं, वापस फर्म को दे देते हैं, ठीक है। बस इतना सा टॉपिक था। अब मैं आपको अगले ही टॉपिक में बताऊंगा स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, इनमें डिफरेंस बिटवीन क्या है, और उसके बाद हमारा 2 सेक्टर मॉडल देखेंगे हम, किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में। क्लियर। तो भाई हमने अभी तक ये पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है और उसके फेसेस कितने कितने होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है भाई 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मतलब इसके बाद भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे टॉपिक है जो पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ना रीजंस के थ्रू भी आ जाते हैं, 2 नंबर का भी आ जाता है भाई कई बार, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को और क्लियर करना। आपको दिया हुआ है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, ये आपने पढ़ा होगा और आपको बहुत इजी लगता है स्टॉक एंड फ्लो, लेकिन अगर पेपर में किसी एक एग्जांपल के थ्रू आ जाता है ना ये कि बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है, तो आपको समझ नहीं आता और आप वहां पे मार्क्स कटवा देते हो, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं इसको। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई, हमारी जो बुक का चैप्टर है ना, चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, उसमें से कुछ स्टॉक होते हैं, कुछ फ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक और फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम इसके बारे में जान लेते हैं कि स्टॉक वेरिएबल कौन से होते हैं और फ्लो वेरिएबल कौन से होते हैं। अब अगर मैं स्टॉक वेरिएबल्स की बात करूं, ठीक है, तो स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको मेजर किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक कंसेप्ट बोल देते हैं। मतलब इसका पहला पार्ट हुआ, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्लियर। अब देखा जाए जैसे इसका एग्जांपल हो गए 1 जनवरी 2018 आपके गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट की मैं बात कर रहा हूं कि 2018 1 जनवरी को कितना सामान पड़ा है मुझे ये बता दो, ठीक है। तो आप जाओगे उस टाइम देख के आ जाओगे कि इतना पड़ा है, तो ये हो गया स्टॉक कंसेप्ट। कोई ऊंच नीच तो है नहीं, कोई कम ज्यादा तो है नहीं, जितना अभी आप देख के आए हो वो 1 जनवरी को आपका स्टॉक हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल है हमारे पास, नेशनल वेल्थ हो गई, ठीक है, क्या हो गई, नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ बोल सकते हैं।
उसके बाद आपके पास आ जाएगी क्या, नेशनल वेल्थ हो गई। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या हो सकता है, हमारे पास दूसरी चीज आ सकती है मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई हो गई, नेशनल कैपिटल हो गई। ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जा सकती हैं। तो मैंने भी तुम्हें बताया कि अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं भाई, हम उसे स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। और स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल नहीं होता, ये स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब ये रुका हुआ कंसेप्ट है, ये फ्लो नहीं कर रहा। क्लियर है? तो स्टॉक आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं किसकी, फ्लो कंसेप्ट की, तो फ्लो वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करे जाते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम पे होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक समय अवधि होती है। ठीक है, कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितना चेंज आया है, तो ये क्या हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और देखा जाए आपके पास इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। जैसे मैं बात करूं कि मारुति ने कितनी कार मैन्युफैक्चर करी है, मारुति कार मैन्युफैक्चर इन जनवरी 2018। अब जनवरी भाई 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है। ठीक है, तो 1 जनवरी को अलग करी, 2 को अलग करी, ऐसे करते करते 31 को अलग करी। तो हर दिन कुछ ज्यादा और कुछ कम होता जा रहा है ना। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, जनवरी 2018, ठीक है, उसमें कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई हैं, ये क्या हो गया, उसका पीरियड ऑफ टाइम हो गया। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम भी क्या है आपके लिए, फ्लो कंसेप्ट है भाई। ठीक है, ये भी क्या है, बढ़ता रहता है, इसमें एडिशन होता रहता है बार बार। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे लिए, ये टाइम डायमेंशनल होता है। ये क्या हो सकता है, टाइम डायमेंशन कैसे है, टाइम के साथ चलता है। ये टाइम डायमेंशन एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। ठीक है, बल्कि स्टॉक क्या है, टाइम डायमेंशनल नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चलता है। और क्या बता सकते हैं, ये है डायनेमिक कंसेप्ट आपके लिए। कैसा कंसेप्ट है ये आपके लिए, डायनेमिक कंसेप्ट है। ठीक है, डायनेमिक क्या होता है, जो बार बार चेंज होता रहे, और ये क्या आपके लिए, स्टैटिक कंसेप्ट है। क्लियर? तो आपको स्टॉक और फ्लो में अंतर पता लग गया होगा। अब वैसे ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ। भाई नेट इन्वेस्टमेंट हमारा फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें बार बार क्या करते रहते हो आप, एडिशन करते रहते हो। ठीक है, और बेसिकली डेप्रिसिएशन भी उसका पार्ट ही होता है। नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें क्या होता है, ये फ्लो है आपके लिए, ये बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, और आप हमेशा चेंजेस क्या बताते हो, ये आपके कैपिटल में क्या करता है, बार बार एडिशन करता रहता है। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ्लो कंसेप्ट बन जाता है इसी वजह से। अब हम बात करें, ये हमारा फ्लो और स्टॉक का कंसेप्ट हो गया, और जहां तक मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। और सिंपल भाषा में अगर आपको देखना है, स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ये चीज? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। हमारे पास है रियल फ्लो और मनी फ्लो। हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 तरीके के फ्लो है। ठीक है, जिससे कि चीजें फ्लो होती है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल में, इकोनॉमी के। किस तरीके के रियल फ्लो है एक हमारे पास, रियल फ्लो का मॉडल कुछ ऐसा है। इसमें क्या है, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है किसको, फर्म को। फर्म उसके बदले क्या देती है उनको, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर पैसे का कोई लेना देना नहीं है। क्या नहीं है, पैसे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम और इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो, क्योंकि इसमें चीजों का जो एक्सचेंज है वो फिजिकली होगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, टेंजिबल ही तो है ये सारी चीजें, सर्विसेज नहीं है बस। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो ये हमें और क्या बताता है, ये हमें एक चीज और बताता है कि यहां पर हमें मैग्नीट्यूड पता लग जाता है, किसका, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का। किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता लगता है भाई, तुम लोगों ने ये चीज अच्छे से पढ़ी है कि अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है, अगर हमें ये पता करना है कि देश आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो आप ये चेक करो कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली ना वो ये कहते हैं कि रियल फ्लो क्या करता है, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि अगर हाउस होल्ड ज्यादा से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज फर्म को देगी, क्या करेगी, हाउस होल्ड ज्यादा से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज किसको देगी, फर्म को देगी। तो फर्म के पास अगर इतनी सर्विसेज है तो फर्म क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो अगर ज्यादा सर्विसेज जाएंगी फर्म के पास तो फर्म ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आउटपुट भी ज्यादा होगा, और आउटपुट ज्यादा होगा तो हमारा जो इकोनॉमिक प्रोसेस का, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली रियल फ्लो क्या है, एक तरीके का फिजिकल फ्लो है। ये हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का मैग्नीट्यूड बताता है, और अगर हाउस होल्ड फर्म को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, हमारी आगे बढ़ेगी। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमें बोला हुआ है मनी फ्लो। मनी फ्लो में बेसिकली क्या होता है, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में सिर्फ पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, बल्कि यहां पर क्या था, सिर्फ फिजिकल फ्लो था, मतलब फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर? तो ये मनी फ्लो है, मतलब यहां पर पैसे का लेन देन है। सबसे पहले फर्म क्या करती है, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती है। किस फॉर्म में करती है वो ये काम, वो करती है रेंट,
वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इसने इनको फैक्टर सर्विसेज दी थी, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी किसको, फर्म को दी। तो ये अगर इनसे काम ले रहे हैं तो इनको पेमेंट भी तो करेंगे, और उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब इसके पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड के पास अगर पैसा आ जाता है तो वो खाने के लिए या चीजें कंज्यूम करने के लिए क्या करेगा, पैसे खर्च तो करेगा, और चीजें खरीदेगा कहां से, फॉर्म से खरीदेगा। तो जब भी वो खरीदेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे किया जाता है, जब फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती है, उतना ही पूरा पैसा फर्म क्या कर, हाउस होल्ड क्या कर देता है, फर्म को दे देता है। किस फॉर्म में देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में देता है। क्लियर होगी ये चीज? और इससे हमें क्या पता लगा, इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना ये दोनों नाम, भाई एमसीक्यू में आ जाता है ये कई बार। ठीक है, 1 नंबर तुरंत चला जाएगा अगर नहीं याद रहा तो। उसके बाद भाई मनी फ्लो क्या करता है, बेसिकली इसमें क्या है, सिर्फ मनी का एक्सचेंज है और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो ये हमारे दोनों टॉपिक यहां पे खत्म हुए। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, जिसमें मैं आपको 2 सेक्टर मॉडल बताऊंगा सर्कुलर फ्लो का। ठीक है, और भाई पेपर में लास्ट ईयर भी 3 मार्क्स का आया था, हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो इस बार भी आएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल इस चैप्टर के एंड पॉइंट पे। ठीक है, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने साथ में मेरे पढ़ाई करी है। ठीक है, बस 5 मिनट की बात और है, उसके बाद तुम अपनी रील से स्क्रॉल करते रहना जो तुम स्टार्टिंग में कर रहे थे। ठीक है, खत्म कर लेते हैं इस टॉपिक को, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा भाई, ये डायग्राम किसका है, 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है, वो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, कई बार पेपर में आता है। ठीक है, कि 2 सेक्टर मॉडल बनाओ आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो भाई ऐसे ही बनेगा, हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड है और फॉर्म्स है। ठीक है, और देखा जाए सबसे पहले हाउस होल्ड क्या कर रही है, ये इसका आउटर लूप है, ये जो बड़ा वाला है ये आउटर लूप कहलाता है, यहीं से बड़े वाले को, इसको पूरा मिला के हम आउटर लूप बोलते हैं। अब यहां से लेकर इधर फॉर्म तक और फॉर्म से लेकर यहां तक, ये है इसका इनर लूप। क्लियर? इससे पहले ना हम ये समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, कि यहां पर जो फॉर्म है, फॉर्म क्या करने वाली है, फॉर्म यहां पर सारी चीजें यूज करेगी किसकी, हाउस होल्ड की। ठीक है, उससे फैक्टर सर्विसेज लेगी और उनका यूज करके उसे गुड्स एंड सर्विसेज बना के देगी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हाउस होल्ड क्या है, ओनर है फैक्टर ऑफ गुड, फैक्टर ऑफ सर्विसेज की। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं फर्म की, किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम देखें इसमें, तो ये एक तरीके की क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली, किसकी नहीं होने वाली, यहां पर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं आएगा और फॉरेन सेक्टर भी नहीं आएगा, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ अजम्पशंस होती है हमारी। अब अजम्पशन कौन कौन सी है, अजम्पशन बता देता हूं। पहली अजम्पशन हमारे पास होती है कि सिर्फ 2 सेक्टर होंगे इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, सिर्फ कौन होगा, 2 सेक्टर होंगे। तो 2 सेक्टर कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। ठीक है, ये अजम्पशन हो गई, इन्हीं के बीच में सारी ट्रांजेक्शन चलेगी। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, हाउस होल्ड क्या करेगी, अपनी जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हैं सिर्फ सारी किसको देगी, फर्म को देगी, सिर्फ किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। ठीक है, तीसरी हमारे पास क्या आती है, फर्म जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा, किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा। ठीक है, कि तो जितना भी आप बनाओगे, ठीक है, वो सारा किसको बेचना, हाउस होल्ड को बेचना है। ये हमारी सारी क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, अब हमारे पास इसका चौथा पॉइंट है, 3 चीजें आपने जान ली। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम रिसीव होगी। ठीक है, क्या रिसीव होगी, फैक्टर इनकम रिसीव होगी। किसके बदले रिसीव होती है, फैक्टर सर्विसेज देने के बदले फर्म उनको फैक्टर इनकम देती है। हाउस होल्ड के पास जितना पैसा आएगा वो सारा किस पे उड़ाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी फर्म से, और उसी को हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। पांचवी चीज दोनों पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहां पर हाउस होल्ड क्या करेगी, अपनी फैक्टर इनकम को कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे उड़ाने वाली है, फर्म को दे देगी सारा पैसा। उसके बाद पांचवी अजम्पशन हम ये मानते हैं कि ना ही फर्म और ना ही हाउस होल्ड, दोनों में से कोई भी क्या नहीं करेगा, सेविंग्स नहीं करेगा। मतलब इस सर्कुलर फ्लो से जितना पैसा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो का मतलब यही पढ़ा था कि वो पूरा तभी होता है जब फैक्टर पेमेंट, ठीक है, जितने की फैक्टर पेमेंट करी जाए उतना पूरा पैसा कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देना चाहिए। अगर ये पैसा स्टार्टिंग जहां से निकला था वहीं पहुंच जाता है तो सर्कुलर फ्लो बन जाता है, लेकिन अगर उसके बीच में पैसा निकाल लिया जाए तो सर्कुलर फ्लो कभी कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ना ही फर्म अपने प्रॉफिट में से कोई पैसा निकालेगी, ना ही हाउस होल्ड अपनी सेविंग करेगी, अपनी फैक्टर किसमें से, फैक्टर इनकम में से। क्लियर है? तो ये 5 असम्पशन है जिन पे भी क्या चलते हैं, हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है, वो भी 2 सेक्टर मॉडल का। अब देखा जाए, अब मैं आपको बताता हूं
कि इस मॉडल का जो आउटर लूप है, ये जो बड़ा वाला लूप आपको दिख रहा है, ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है भाई रियल फ्लो को। रियल फ्लो कौन सा होता है भाई? हमारा फिजिकल फ्लो होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज का लेना देना है। यहां आप देख रहे हो हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रही है? फर्म को दे रही है। फर्म उसको क्या दे रहा है? फर्म उसको बदले में दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो यहां पर कोई भी पैसे का लेना देना नहीं था, तो आउटर लूप हमें दिखाता है सिर्फ एक तरीके का फिजिकल फ्लो, और इसको रियल फ्लो भी बोला जाता है। अब वही चीज मैं इनर लूप की बात करूं तो यहां से देखोगे सबसे पहले फर्म क्या कर रही है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रही है, क्योंकि यहां पर उसने उसकी फैक्टर सर्विसेज को क्या कर लिया था? यूज कर लिया था। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट जब इनके पास आ गई फैक्टर इनकम के रूप में, तो हाउस होल्ड ने क्या किया? वही पैसे फर्म को दे दिए। सिर्फ किस लिए? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो, क्योंकि इसमें क्या है? पैसे का फ्लो है दोनों तरफ से। तो ऊपर वाला लूप हमें रियल फ्लो दिखाता है और अंदर वाला लूप हमें क्या दिखाता है? मनी फ्लो दिखाता है। क्लियर? मनी फ्लो को और क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। एक आपके पास और चीज है जो आजकल स्कूलों में बहुत ज्यादा बताई जा रही है, वैसे ज्यादा जरूरी है नहीं, बट फिर भी सुन लो। ठीक है, इसी सर्कुलर फ्लो के मॉडल में कई बार क्या होता है? लीकेज हो जाता है और विड्रॉल भी हो सकता है। और लीकेज और एक तरीके से इंजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इंजेक्टिंग। तो लीकेज कैसे होता है? लीकेज होता है किसी चीज का निकलना, ठीक है, वहां से एक तरीके से उसका बाहर आना, या फिर एक फुल वाटर टैंक में से पानी निकलता है, उसे लीकेज बोला जाता है। अब लीकेज टू सेक्टर इकोनॉमी के मॉडल में कैसे होगा? मान लो कि अगर फर्म क्या करने लग जाए, ठीक है, फर्म क्या करने लग जाए, वहां से कुछ पैसा बचाने लग जाए। ठीक है, किसकी फॉर्म में? टैक्सेस की फॉर्म में। टैक्स उसी से भर रही है, या सेविंग करने लग जाए अपने प्रॉफिट को। सेम चीज अगर हाउस होल्ड भी करने लग जाए, तो देखा जाए ये इनके पास पैसा है कहां से? पैसा तो उतना ही है ना जितना वो एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि और पैसा तो आएगा नहीं कहीं से भी। तो अगर वो उसमें से पैसा निकालने लग जाए इस सर्कुलर फ्लो में से, तो वो क्या कहलाता है? लीकेज कहलाता है। क्लियर? हाउस होल्डर ने पैसा निकाल लिया किस में से? फैक्टर पेमेंट में से, मतलब अपनी फैक्टर इनकम में से। और देखा जाए ये पैसा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में फर्म के पास है, इन्होंने भी इसमें से पैसा निकाल लिया। ठीक है, इनके प्रॉफिट में से इन्होंने ही पैसा निकाल लिया। तो सर्कुलर फ्लो तो कभी पूरा होगा ही नहीं ना, ये लीकेज है आपका। और इंजेक्शन भी होता है। इंजेक्शन कैसे होगा? मान लो कि हाउस होल्ड ने क्या किया? कहीं से पैसे बोरो करके, ठीक है, कहीं से पैसे बोरो करके और ज्यादा पैसा यहां पे लगा दिया सर्कुलर फ्लो में। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? यहां पर हो गया इंजेक्शन। ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा आ गया। सेम चीज फर्म भी करेगी, वो भी बोरो करके क्या कर देगी? यहां डाल देगी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी चीजें जब होती हैं तो उसे लीकेज और क्या बोला जाता है? इंजेक्शन बोला जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, और बहुत मजा आया भाई इस चैप्टर को करने में। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट थे बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हो गए, और साथ में अगर तुमने मेरे पढ़ा होगा तो तुम्हारा भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बट कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आज बेसिक्स पढ़ा है, कल चलेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 पे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर के कुछ PYQs दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कर लेना और साथ में बने रहना। ठीक है, अभी क्वेश्चंस उतार लो, उसके बाद खत्म। तो भाई मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अभी बताया था, पूरा का पूरा छाप देना भाई। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा, ज्यादा नहीं, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, डायग्राम जरूर बनाओ। ठीक है, लेबलिंग करो अच्छे से, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए स्टॉक और फ्लो क्या है, वो भी अभी मैंने बताया था। पॉइंट्स बना लेना छोटे छोटे, बहुत इजी है। लेकिन ये अगर नहीं पूछा जाएगा, डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा ना, तो दोनों के एग्जाम्पल जरूर याद रखना भाई। ठीक है, जैसे नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू ही वो रीजन पूछता है कि पूछेगा नेट इन्वेस्टमेंट है, फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, या आपके लिए स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, और है तो क्यों है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना। फिर है फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, ये भी आपने सीख लिया था, इसी के मॉडल में भी बताया था मैंने आपको, उससे पहले डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो साथ में बने रहो, इनको सॉल्व करो, कंटिन्यूटी बनाओ, मैं भी कंटिन्यूटी बनाऊंगा, और इसी से हमारा नेशनल इनकम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, यही हम लेके आएंगे उसको साथ में। क्लियर? तो भाई बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और साथ में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहो। डिस्क्रिप्शन में नीचे तुम्हें मिल जाएंगे 5-6 क्वेश्चन और, उन्हें भी सॉल्व करो। क्लियर? मिलते हैं।